अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मुख्तार अहमद, पहलवानों के शहर गुजरांवाला से। दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचिए, आप एक ऐसे मुल्क में हैं जिसे दुश्मन मुल्क कहा जाता है। आप अकेले हैं, कोई जानने वाला नहीं, और एक सरकारी अफसर के सामने खड़े हैं और वो अफसर हुक्म सादर करता है कि रात 12 बजे से पहले पहले ये शहर छोड़ दो, वरना जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचें, अब क्या करेंगे। मैंने वो किया जो आप सोच नहीं रहे। मैंने अपना वॉलेट निकाला और उसके बाद वो हुआ जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। आइए आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। उन दिनों मैं इंडिया में था। मुझे अमृतसर से मालेरकोटला जाने के लिए ट्रेन पे बैठना था। मैं अमृतसर रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुँचा, अपने डब्बे में गया, अपनी सीट तलाश की, तो मेरी सीट के बिल्कुल सामने थोड़ी देर के बाद एक माँ जी आके बैठ गई, जिनकी उम्र तकरीबन 70-75 साल थी। सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई, माथे के ऊपर बिंदिया लगी हुई और उनके हाथ में एक थैला। ट्रेन चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद उन माँ जी ने वो थैला खोला और उसमें से एक टिफ़िन निकाला। मेरे नथनों में एक बड़ी शानदार किस्म की खुशबू आई। वो माँ जी मुझसे बोली कि बेटा, ये खा लो, ये पंजीरी है घर की बनी हुई, ना कोई जान ना कोई पहचान, बस एक माँ का दिल। मैंने वो पंजीरी ली, खाई, मीठी थी, बड़ी मज़ेदार थी। लेकिन इस सब से ज़्यादा मज़ेदार था वो लम्हा जो मैं माँ जी के साथ गुजार रहा था। दोस्तों, उनका नाम परमीत कौर था और वो दिल्ली अपने बेटे से मिलने के लिए जा रही थी। उन्होंने बताया कि हम लाहौर में रहते थे। लाहौर का एक मशहूर इलाका मोची दरवाज़ा, उसके बाहर हमारा घर था। हमारे घर के बाहर एक नीम का दरख्त था। अक्सर हम बच्चे गर्मियों में उस नीम के दरख्त के नीचे खेलते। वो खामोश हुई। मैंने पूछा, माँ जी फिर क्या हुआ? तो वो कहती हैं कि फिर 47 हो गया और हमें लाहौर छोड़ के इंडिया आना पड़ा। उस वक़्त मेरी उम्र 2 साल थी। मुझे तो कुछ ज़्यादा याद नहीं, लेकिन मेरी माँ सारी ज़िंदगी उस घर को और उस नीम के दरख्त को याद करती रहीं, मरते दम तक। दोस्तों, मैं खामोश था। बाज़ ज़ख्म ऐसे होते हैं जिन पे लफ्ज़ नहीं रखे जाते, सिर्फ़ खामोशी रखी जाती है। लुधियाना आने वाला था। मेरा सफ़र यहीं तक था। आगे मैंने मालेरकोटला बस में बैठ के जाना था। इतने में माँ जी ने अपने थैले में से एक डायरी निकाली। उन्होंने कागज़ के ऊपर कुछ लिखा और वो कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया। वो कहती हैं कि बेटा, इसके ऊपर मेरा दिल्ली के घर का पता है। अगर तुम दिल्ली आओ तो मेरे घर ज़रूर आना, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने शुक्रिया अदा किया और ट्रेन से नीचे उतरा। मेरा ख़्याल था कि ये मीठी मुलाकात यहीं तक थी। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या पता था कि वो कागज़ का टुकड़ा जिसको मैंने अपने वॉलेट में रखा था, एक वक्त मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अहम कागज़ बन जाएगा। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना। इंडिया में पाकिस्तानी वीज़े के हवाले से कुछ ख़ास कानून हैं। मसलन आपने अगर किसी भी शहर में जाना है तो वहाँ जाके आपको सिक्योरिटी ब्रांच में अपनी आमद का इंदराज कराना पड़ता है। मैं भी जब दिल्ली पहुँचा तो मैं अपने इंदराज करवाने के लिए सिक्योरिटी ब्रांच दिल्ली चला गया, जो उस वक़्त तुर्कमान गेट के बाहर था। मैंने अपना नंबर लिया और क्यू में लग गया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। मेरी बारी आई। मैं जो सिक्योरिटी अफसर था उसके पास पहुंचा, उसके सामने हाज़िर हुआ तो वो मुझे कहते हैं कि जनाब, आपके साथ कौन है जिनके पास आपने रहना है? मैंने कहा, जनाब मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मेरे तो अजीज़ो कारब मालेरकोटला में रहते हैं, मेरे पास तो सिर्फ दिल्ली का वीज़ा है, मुझे दिल्ली देखने का शौक़ था, इसलिए मैं दिल्ली आ गया, मेरा तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। उस सिक्योरिटी अफसर ने मेरी बात सुनी और थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ। फिर कहता है कि जनाब, आपका कोई जानने वाला इधर चाहिए। हमने उनका पता और उनका नाम और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। अगर कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा जो आके आपकी ज़मानत दे तो फिर आप दिल्ली में नहीं रह सकते। आपको रात 12 बजे से पहले पहले दिल्ली छोड़ना होगा और वापस मालेरकोटला जाना होगा। अदरवाइज़ यहाँ रहने के, कानून तोड़ने के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको ख़ुद बर्दाश्त करना पड़ेंगे। अच्छा, मैंने उनकी बात सुनी, इंतहाई ज़्यादा परेशान हो गया। मैं बाहर आया। दिल्ली की शदीद गर्मी,
जहन में एक अजीब तरह की टेंशन। मैं सोच रहा था कि अब दिल्ली देखे बिना ही वापस जाना पड़ेगा। मैं बाहर बेंच पे बैठ गया और सोचों में गुम। अचानक मेरे दिल में ऐसे लगा जैसे किसी ने एक ख़ास बात डाली है। मैंने अपना वॉलेट निकाला, उसमें से वो कागज़ का पुर्जा निकाला जिसके ऊपर माँ जी का दिल्ली का एड्रेस था। मैंने सोचा कि यार मुझे उनको तकलीफ़ देनी चाहिए या नहीं, वो मुझे पहचानेगी भी कि नहीं। क्या मैं उन्हें ये तकलीफ़ दे सकता हूँ कि आप मेरे साथ सिक्योरिटी ब्रांच के दफ्तर चलें? क्या वो मेरी ज़मानत देंगी? दोस्तों, इन्हीं सोचों में गलता मैं बेंच से उठा और सड़क के ऊपर जाके एक टैक्सी को रोका और टैक्सी वाले को माँ जी के घर का पता दिया और कहा कि मुझे वहाँ ले चलो। टैक्सी एक घर के बाहर जाके रुकी। मैं टैक्सी से उतरा, घंटी बजाई, अंदर से एक नौजवान लड़का आया और मुझे कहता है कि जी भाईजान। मैंने कहा कि यार मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा नाम मुख्तार अहमद है। अभी मैं उसे कुछ और बताने ही वाला था कि उसने मेरी बात काटी और कहा जी आएँ, अंदर तशरीफ़ लाएँ, माँ जी आपकी बात कर रही थी। और मुझे लेके ड्राइंग रूम में आ गए जहाँ पहले ही माँ जी बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वो कहती हैं कि मुख्तार, तुमने बताया ही नहीं। अगर तुम मुझे बताते कि आप दिल्ली आ रहे हो तो मेरा बेटा जाके आपको स्टेशन से लेके आता। मैं उनकी बात सुन के बड़ा शुक्रिया अदा किया उनका और फिर मैंने असल मुद्दा उनको बताया। मैंने उनको बताया कि मैं सिक्योरिटी ब्रांच गया था, किस तरह सिक्योरिटी अफसर ने मुझे ये कहा कि कोई अपनी वाकफियत लेके आओ जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी ले, अदरवाइज़ आप दिल्ली से वापस चले जाएं मालेरकोटला। तो माँ जी मुस्कुराईं। उनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट थी वो सिर्फ़ एक माँ के चेहरे के ऊपर ही हो सकती है। वो कहती हैं कि बेटा, ये आपका अपना घर है, यहाँ रहो जितनी देर मर्ज़ी। मैं और मेरा बेटा, तुम्हारा भाई, हम तुम्हारे साथ चलते हैं सिक्योरिटी अफसर के पास, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी हम खुद लेंगे, हम ज़िम्मेदार हैं तुम्हारे। हम तीनों गाड़ी में बैठे, मैं, माँ जी और उनका बेटा, और वापस उसी ऑफ़िस में चले गए जहाँ से मैं थोड़ी देर पहले अकेला निकला था। इस वक्त मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ माँ जी और उनका बेटा था। माँ जी उस सिक्योरिटी ब्रांच का जो अफसर था उसके पास गईं और उन्हें कहती हैं कि ये पाकिस्तान से आया है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी हर तरह से ज़िम्मेदारी लेती हूँ। सिक्योरिटी अफसर जो था, सिक्योरिटी ब्रांच का अफसर, उसने मेरी तरफ देखा, माँ जी की तरफ देखा और फिर एक फ़ॉर्म निकाल के उसको फिलअप किया और उसके ऊपर मोहर लगा के वो फ़ॉर्म मेरे हवाले किया और इस तरह मुझे दिल्ली में रहने का परवाना मिल गया। दोस्तों, उस दिन मैंने महसूस किया कि 47 में इस ज़मीन के ऊपर तो लाइनें लगा दी गई, नक्शे को तकसीम कर दिया गया, लेकिन शायद दिल तकसीम ना हो सके। दिल आज भी उसी तरह जुड़े हुए हैं जिस तरह 47 से पहले जुड़े हुए थे। सिर्फ़ एक मौका मिलने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये वाक़या मैंने अपनी आंखों से जिया है। एक बुज़ुर्ग खातून ट्रेन में मिली, पंजीरी खिलाई और अपने घर का एड्रेस दिया। और जब मैं प्रदेश के एक शहर में बिल्कुल तन्हा खड़ा था तो उस वक़्त उस एड्रेस ने मुझे एक घर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दुश्मन मुल्क हैं, लेकिन मैंने देखा कि जब एक माँ एक पाकिस्तानी को कहे कि ये मेरा बच्चा है, तो दोस्तों फिर सरहदें कहाँ रहती हैं? मुझे तो समझ नहीं आती इस बात की। इस वाक़े ने बहुत सारी बातें सिखाईं, बहुत सारी बातें समझाईं। एक तो ये है कि मोहब्बत के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये जो नफ़रत है, ये आप जितनी मर्ज़ी इसकी पनीरी काश्त करते चले जाएं, सिर्फ़ एक वाक़या आपके दिल से उस सारी नफ़रत की फसल को काट देता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई, आपके दिल को छू गई है, तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, और ख़ास तौर पे इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये कहानी उन लोगों तक पहुंच जाए जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हर वक्त नफ़रत की फसल काश्त करते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।